बिहार में सरकार बदलती है, चेहरे बदलते हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन क्या पुलिसिंग का तरीका भी बदल रहा है? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार लगातार कानून व्यवस्था और अपराध पर सख्ती की बात करती है, लेकिन अररिया से सामने आई ये कार्रवाई अब सरकार और पुलिस प्रशासन के सामने एक बेहद असहज सवाल खड़ा करती है। अगर किसी थाने के इलाके में स्मैक, गांजा, कोडीन जैसे नशीले पदार्थों के कारोबार को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, तो पुलिस का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? और अगर एक थानेदार पर तस्करों को संरक्षण देने और प्रभावी कार्रवाई नहीं करने जैसे गंभीर आरोप लगते हैं, तो सवाल सिर्फ उस थानेदार तक सीमित क्यों रहे? उसके ऊपर निगरानी रखने वाले अधिकारी कहाँ थे? जवाबदेही तय करने वाला सिस्टम कहाँ था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में अपराध पर कार्रवाई तब होती है जब मामला सुर्खियों में आ जाए? लेकिन अगर पुलिस को पहले से शिकायतें थी, अगर नशे का कारोबार बढ़ने की जानकारी थी और फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, तो ये सिर्फ एक थाने की कहानी नहीं है। ये पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर सवाल है, ये प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल है, और आखिरकार ये उस सरकार की परीक्षा है जो कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बताती है। आज की कहानी बिहार के अररिया से है, जिस पुलिस का काम नशे के कारोबार पर लगाम लगाना है, और अगर उसी संस्था के एक अधिकारी पर तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगे तो समस्या गंभीर हो जाती है। ये जो तस्वीर नजर आ रही है वो अररिया के जोगबनी थानेदार और पुलिस इंस्पेक्टर महादेव कामत की है। इन पर आरोप लगा कि इलाके में सक्रिय स्मैक, गांजा, कोडीन और दूसरे नशीले पदार्थों के तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। वाह, यानी पुलिस के पास अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी थी, लेकिन लगता है कुछ अपराधियों को पकड़ने की बजाय पकड़ से बाहर रखने की जिम्मेदारी निभाई जा रही थी। पूर्णिया प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद ने महादेव कामत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मतलब ऊपर बैठे अधिकारियों ने आखिरकार ये कह दिया, भाई साहब, कानून की रखवाली करनी थी, कानून से खिलवाड़ नहीं। लेकिन असली सवाल यह है कि कार्रवाई ऊपर से क्यों करनी पड़ी? क्या नीचे से ही सब कुछ ठीक ठाक बताया जा रहा था? एसपी के मुताबिक इलाके में स्मैक के कारोबार में लगातार बढ़ोतरी और शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए थानेदार से स्पष्टीकरण मांगा गया। अब यहाँ सिस्टम का एक और पुराना खेल समझिए। पहले शिकायत आती है, फिर अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाता है, फिर स्पष्टीकरण आता है, फिर उसे असंतोषजनक बताया जाता है, और आखिर में कार्रवाई होती है। यानी अपराधी कितनी तेजी से नशा बेचता है ये अलग बात है, सरकारी फाइल उससे थोड़ा धीरे दौड़ती है। अब थानेदार महादेव कामत का स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया और घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता और पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप निलंबन की कार्रवाई हुई। स्पष्टीकरण भी बड़ा कमाल की चीज है। अधिकारी पूछता है, काम क्यों नहीं हुआ? जवाब आता है, काम हुआ था। अधिकारी कहता है, लेकिन रिकॉर्ड तो कुछ और कह रहा है। जवाब आता है, रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। और सिर्फ सिस्टम कहता है, ठीक है, अब जांच होगी। यानी जवाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण कभी कभी ये हो जाता है कि जवाब कितना संतोषजनक है। थानेदार महादेव कामत पर माल खाने का प्रभार नहीं लेने का आरोप भी लगाया गया है। अब सवाल बड़ा सीधा है, थाना अगर एक घर है तो माल खाना उसका स्टोर रूम है, और अगर घर का जिम्मेदार आदमी स्टोर रूम की चाबी ही ना ले तो फिर अंदर क्या रखा है, किसके जिम्मे है, और हिसाब कौन देगा? यही वजह है कि पुलिस
व्यवस्था में जिम्मेदारी सिर्फ कुर्सी की नहीं होती, चाबी की भी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व थानेदार सह इंस्पेक्टर राजीव कुमार आजाद को बचाने की नीयत से एक मुकदमे में गिरफ्तार आरोपी घनश्याम यादव के स्वीकारोक्ति बयान का विस्तृत उल्लेख केस डायरी में नहीं करने का आरोप भी लगाया गया है। अब मामला और गंभीर हो जाता है क्योंकि केस डायरी पुलिस की जांच का दस्तावेज होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण बयान का पूरा विवरण दर्ज ही नहीं किया गया तो सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल है क्या केस डायरी में वही लिखा गया जो हुआ या वही लिखा गया जो सुविधाजनक था। कहानी सिर्फ जोग बनी तक नहीं रुकी। बरदाहा के थानेदार मिथिलेश कुमार सिंह और मदनपुर के थानेदार मोहम्मद शमसुद्दीन अंसारी को भी पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। एक तरफ एक थानेदार निलंबित, दूसरी तरफ 2 थानेदार लाइन हाजिर। यानी इस कहानी में पुलिस का लाइन अचानक बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। थाने में कुर्सी खाली हो रही है और पुलिस लाइन में शायद कुर्सियां बढ़ानी पड़ रही है। एसपी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों थानेदार क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स यानी CCTNS और आधुनिक तकनीकी संचालन में पर्याप्त दक्ष नहीं थे। अब जमाना बदल गया है। अपराधी स्मार्टफोन चला रहे हैं, अपराधी डिजिटल पेमेंट कर रहा है, अपराधी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है और पुलिस से उम्मीद है कि वो सिर्फ डंडे से नहीं, डेटा से भी अपराधी को खोजे। अगर पुलिस आधुनिक तकनीक से पीछे रह गई तो अपराधी पुलिस से नहीं, टेक्नोलॉजी से आगे निकल जाएगा। आज अपराध नियंत्रण सिर्फ गश्ती और पूछताछ तक सीमित नहीं है। डेटा, डिजिटल रिकॉर्ड, तकनीकी निगरानी और आधुनिक जांच प्रक्रिया अपराध नियंत्रण का हिस्सा बन चुके हैं। मतलब अब थानेदार की परीक्षा सिर्फ ये नहीं है कि वो अपराधी को पहचानता है या नहीं, परीक्षा ये भी है कि वो सिस्टम में अपराधी का रिकॉर्ड ढूंढ सकता है या नहीं। क्योंकि 21वीं सदी का अपराधी कह रहा है, साहब हम भी अपडेटेड हैं और पुलिस व्यवस्था को जवाब देना होगा, हम भी तो अपडेट हैं। अब आईजी ने निर्देश दिया कि ऐसे अधिकारियों को थानेदार बनाया जाए जो तकनीकी रूप से दक्ष हों और अपराध नियंत्रण के प्रति संवेदनशील हों। यानी अब सिर्फ थाना चलाना काफ़ी नहीं, थानेदार को कानून भी समझना होगा, तकनीक भी समझनी होगी और अपराधी की बदलती चाल भी समझनी होगी। क्योंकि अपराधी अगर अपडेटेड हैं और पुलिस का सिस्टम पुराने वर्जन पर चल रहा है तो सिस्टम क्रैश होना तय है। एक और बात, इस पूरी कार्रवाई से सिर्फ 2 दिन पहले कुआड़ी थानेदार राजू कुमार को भी अनुशासनहीनता और सर्विस कोड के गंभीर उल्लंघन के आरोप में निलंबित किया गया था। यानी अररिया पुलिस महकमे में इन दिनों तबादले और निलंबन की फाइलें शायद बाकी फाइलों से ज़्यादा तेजी से चल रही हैं। लेकिन मजाक अपनी जगह, अगर लगातार अधिकारियों पर कार्रवाई की नौबत आ रही है तो सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि किसे हटाया गया, सवाल ये भी होना चाहिए ऐसी स्थिति बनने ही क्यों दी गई। अब जरा जनता के नज़रिए से सोचिए, एक आम आदमी थाने में इसलिए जाता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि पुलिस उसकी शिकायत सुनेगी। नशे का कारोबार मोहल्ले में हो रहा हो तो उम्मीद पुलिस से होती है, बच्चों और युवाओं तक नशा पहुंच रहा हो तो उम्मीद पुलिस से होती है, अपराधी खुलेआम घूम रहा हो तो उम्मीद पुलिस से होती है। लेकिन अगर पुलिस व्यवस्था के किसी अधिकारी पर ही नशा कारोबारियों को संरक्षण देने का आरोप लगे तो जनता के भरोसे पर क्या असर पड़ेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, थानेदार महादेव कामत पर लगे आरोप सही है या नहीं, इसका फैसला जांच करेगी, विभागीय जांच करेगी, रिकॉर्ड देखे जाएंगे, जिम्मेदारी तय होगी और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी। इस घटना ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। सवाल नंबर 1, अगर इलाके में नशीले पदार्थों का कारोबार बढ़ रहा था तो कार्रवाई में देरी क्यों हुई। सवाल नंबर 2, अगर शिकायतें लगातार मिल रही थी
तो शिकायतों की निगरानी किस स्तर पर हो रही थी? सवाल नंबर 3, अगर थानेदार की कार्य प्रणाली असंतोषजनक थी तो वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं हुई? सवाल नंबर 4 और सबसे अहम, अगर किसी थाने में पुलिस अधिकारी ही आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल में कमजोर हैं तो उन्हें जिम्मेदारी देने से पहले प्रशिक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? देखिए, अपराधी का काम है कानून तोड़ना, पुलिस का काम है कानून लागू करना और अधिकारी का काम है ये सुनिश्चित करना कि कानून लागू करने वाली मशीनरी खुद ढीली ना पड़े, क्योंकि अगर पुलिस का सिस्टम मजबूत होगा तो अपराधी को डर लगेगा, अगर सिस्टम कमजोर होगा तो अपराधी को मौका मिलेगा और अगर सिस्टम के किसी हिस्से पर ही संरक्षण के आरोप लगने लगे तो फिर जनता के मन में एक ही सवाल पैदा होगा, थाने में कानून की रखवाली हो रही है या कानून को ही किसी को की रखवाली करनी पड़ रही है? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने सवाल सीधा है, क्या सिर्फ थानेदार को निलंबित कर देने से जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी या फिर ये भी पूछा जाएगा कि इतने दिनों तक ये सब चल कैसे रहा था? क्योंकि जनता को सिर्फ ये नहीं जानना है कि कौन निलंबित हुआ, जनता ये भी जानना चाहती है जिसे रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की थी वो इतने समय तक चलता कैसे रहा। और आज की कहानी सिर्फ एक थानेदार के निलंबन की कहानी नहीं है, आज का सवाल है बिहार की पुलिस पर किसकी नज़र है, और अगर पुलिस की नज़र से नशे का कारोबार नहीं बचा तो फिर पुलिस की निगरानी से कौन बच रहा था? अगर आपको ये विश्लेषण हमारा पसंद आया हो तो हमारे इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली कहानी में फिर आपसे मिलेंगे, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।